नमस्कार फ्रेंड्स। आज ओजोन संरक्षण दिवस के अवसर पर हम आपके लिए ओजोन से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियों को लेकर आए हैं। इसी में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है ओजोन लेयर, क्या ओजोन लेयर को कोई खतरा है और इससे जुड़े हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो आइए हमारे सबसे पहले सवाल पर हम चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, क्या होता है ओजोन लेयर। वास्तव में ओजोन लेयर पृथ्वी के चारों ओर बने एक लेयर होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बना हुआ है। इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ये जो ओजोन लेयर है इस पृथ्वी से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अर्थात हमारी जो धरती है, सतह है, उस सतह से हम 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो हम ओजोन लेयर से रूबरू हो सकते हैं। ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर बना किससे होता है, तो ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, ये आपस में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर O3 हमारा ओजोन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अर्थात ओजोन O3 ही है। ये जो O3 है अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जब मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, और जब ये जुड़े होते हैं तो जुड़ने के लिए कुछ इस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम यहाँ पर एनिमेशन के द्वारा बताए हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो ओजोन परत होता कहाँ है, तो ये ओजोन परत वास्तव में समताप मंडल में होता है। समताप मंडल कहाँ पे पाया जाता है, तो समताप मंडल पाया जाता है क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास क्षोभ मंडल, उसके बाद में हमारे पास समताप मंडल। तो ये जो हमारा लेयर दिख रहा है, ये यहाँ पर ये हो गया क्षोभ मंडल, उसके बाद में ये हो गया समताप मंडल। तो इसी समताप मंडल में ओजोन का परत पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओजोन की जो रेखा है वही ओजोन लेयर है। ये जो ओजोन लेयर है इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई 3 mm होती है। याद रखिए, नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 3 mm की होती है। इसको नापने का जो यूनिट होता है उस यूनिट का नाम है डॉप्सन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, डॉप्सन होता है। यदि हम इसको डॉप्सन में नापें तो इसको 300 डॉप्सन इसकी मोटाई होती है। और आगे हम इस मंडल के बारे में देखें, हमारे वायुमंडल के बारे में, तो क्षोभ मंडल के बाद में क्या आता है हमारे पास, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में आता है मध्य मंडल। ये है हमारे पास मध्य मंडल। यदि हम इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो गई 12 किलोमीटर। फिर उसके बाद में 12 के बाद में यहाँ से फिर 50 किलोमीटर। फिर उसके बाद में 50 से स्टार्ट हो करके ये गया है 80 किलोमीटर। अर्थात इस मध्य मंडल की जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर है। इसी प्रकार तापमंडल की जो मोटाई है आप यहाँ पे देख सकते हो, 80 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में कहाँ तक ख़त्म हुआ, 700 किलोमीटर तक। और वायुमंडल कितना, 700 किलोमीटर से 19,000, ये और बहुत ज़्यादा है, 1,90,000। तो इतना ज़्यादा इसकी मोटाई है। इसी ये जो हमारा बाह्यमंडल तापमंडल है, इसको बुक में कुछ बुक में आयन मंडल के रूप में भी बताया जाता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। तो ये जो हमारा समताप मंडल है, इस समताप मंडल की हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं। इसकी कुल जानकारी क्या है कि ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में फैला है। अर्थात पृथ्वी की जो सतह है उस सतह से हम 12 किलोमीटर जाएंगे तो 12 किलोमीटर के बाद में समताप मंडल चालू हो जाता है, और 50 किलोमीटर जाते जाते, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर जाते जाते ये समताप मंडल रहता है। समताप मंडल को ओजोन परत के घर के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल में ही होता है। ये जो ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर का काम हम देख लें तो ओजोन लेयर का काम क्या होता है। ओजोन लेयर का मुख्य काम होता है कि ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनिक किरण है, जिसकी आवृत्ति कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा उच्च होती है, उस पराबैंगनिक किरण का लगभग 90 से 99% को वो रोक लेती है, अर्थात अवशोषित
कर लेती है। कौन सी किरण को? पराबैंगनी किरण को। कितना परसेंट? 90 से 99%। पराबैंगनी किरण की आवृत्ति कितनी होती है? उच्च होती है। ये जीवन के लिए अर्थात जो पराबैंगनी किरण होते हैं वो जीवन के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो हमारा जो ओजोन लेयर है इसी पराबैंगनी किरण को रोकता है। आप यहाँ पर इस चीज़ को और अच्छे से देख सकते हैं, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? ओजोन लेयर है। यहाँ से पराबैंगनी किरण यूवी का जो सी टाइप है वो सी टाइप आया, उस सी टाइप को वो पूरा रोक दिया। यूवी का जो बी टाइप है उस बी टाइप को वो कुछ रोका है, बहुत कुछ को रोक दिया है, और सिर्फ थोड़ी मात्रा में वो पृथ्वी तक पहुंच पाया है। उसके बाद में यूवीए जो बहुत ही कम हानिकारक होती है उसको वो आने देती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये यूवीए, यूवीबी, यूवीसी है क्या। तो आइए हम देख लें कि ये जो यूवीए, यूवीबी है क्या। वास्तव में ये जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है उसको हम कुछ स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शा सकते हैं, अर्थात उसके तरंगदैर्घ्यों के रूप में दर्शा सकते हैं, आवृत्ति के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा विजिबल लाइट जिसको हम देख सकते हैं, जिसमें 7 रंग हमको दिखाई देता है। इससे जस्ट पहले हमारा यूवी रे देखने को मिल जाएगा। इससे जस्ट पहले कौन सा है? यूवी रे है। इस यूवी रे को भी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। कैसे? तो यहाँ पर दृश्य प्रकाश से लगभग मिलता जुलता यूवी ए कैटेगरी का होता है। दृश्य प्रकाश से लगभग मिलता जुलता कौन से कैटेगरी का? अल्ट्रावायलेट ए कैटेगरी होती है, जो कि दृश्य प्रकाश के समकक्ष होती है और उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होती। इसकी जो आवृत्ति है वो काफ़ी इन सब के तुलना में कम होती है। अब उसके बाद में हमारे इस स्पेक्ट्रम से हम देख सकते हैं कि UVB आया है, अर्थात अल्ट्रावायलेट बी टाइप। ये जो अल्ट्रावायलेट बी टाइप है, इस अल्ट्रावायलेट बी टाइप को हमने डायग्राम में देखा कि वो काफ़ी हद तक रोक दिया था। उसके बाद में अल्ट्रावायलेट सी को तो वो पूरा तरह से क्या कर देता है? रोक देता है। जैसे हम फिर यहाँ पर देखें तो UVC को क्या कर दिया है? पूरी तरीके से रोक दिया है। UVB के कुछ हिस्से आने पाया है और UVA का लगभग सब हिस्सा आने पाया है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो हमें कोई इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो हमारे जो ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर का मुख्य काम क्या हुआ? ओजोन लेयर का मुख्य काम हुआ सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकना। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? ये तो और बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती है। अच्छा, और एक और मेन बात है कि ये जो ओजोन लेयर होती है उसको पृथ्वी का छाता कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनिक किरण है उसको रोक देता है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो रोक देता है। प्रॉब्लम है ये इमेज जो सैटेलाइट के द्वारा खींची गई थी। ये जो सैटेलाइट इमेज है इसको 1989, 1987, 2006, 2011 में खींचा गया है। इस सैटेलाइट इमेज में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पर ये जो हमें मार्किंग दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ये है प्रॉब्लम। ये कैसे में प्रॉब्लम है? वास्तव में यही चीज़ ओजोन लेयर में हुआ होल है, ओजोन लेयर में छिद्र है, ओजोन लेयर का क्षरण है। जब इसको 1989 में खींचा गया था, 1979 में खींचा गया था, तो 1979 में इसकी जो होल है वो काफ़ी छोटी छोटी थी। उस समय पे ये जस्ट ख़त्म होना चालू हुआ था। उसके बाद में जब इसको 1987 में फिर से खींचा गया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा अंटार्कटिक का पूरा ऊपर वाला हिस्सा होल हो चुका है। उसी को 2006 में देखा गया, तो 2006 में इसकी जो होल है काफ़ी बहुत बड़ी हो गई थी और 2011 में ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इस ओजोन लेयर की हानि का जो वर्णन है उसका वर्णन सबसे पहले 1985 में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटेन के जो शोधकर्ता है जो फॉर्मन और उसके साथी है, मतलब सहयोगी हैं, उनके द्वारा इसका वर्णन किया गया था। और उस समय में इसके अंटार्कटिक ओजोन छिद्र कहा जाता है। इसका नाम क्या रखा गया? अंटार्कटिक ओजोन छिद्र रखा गया। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखें तो ये जो अंटार्कटिक ओजोन छिद्र है, अर्थात अंटार्कटिक के ऊपर में जो ओजोन छिद्र है, वो 7 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच 2022 के बीच में जब उसको लिया गया तो उसकी जो साइज़ थी, ओजोन का जो छिद्र है उसका जो साइज़ थी वो कितना था? 2.32 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। अब ये देखो, ये जो हमारे पास 2.32 करोड़ वर्ग किलोमीटर, करोड़ लगा है, सोचो करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ये कितना बड़ा है? करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ये लगभग अफ्रीका महाद्वीप के बराबर है।
करोड़ वर्ग किलोमीटर कितना है, लगभग लगभग अफ्रीका महाद्वीप के बराबर है। या फिर इसको यूं हम कहें तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया का लगभग 3-4 गुना उस छिद्र के बराबर होगा। इंडिया को 3-4 गुना हम कर दें तो उस छिद्र के बराबर होगा, इतना ज़्यादा उसमें होल आ चुका है। ये जो ओजोन छिद्र है, इस ओजोन छिद्र की उपस्थिति का जो दर्ज है उसको निम्बस 7 सैटेलाइट के द्वारा किया गया था। और ये जो हमारे पास ओजोन छिद्र है वो बसंत ऋतु में सबसे बड़ा दिखाई देता है। क्या कारण है कि ये ओजोन छिद्र हुआ? तो ओजोन छिद्र होने का मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर, फैक्ट्री और एयर कंडीशनर से निकलती है, अर्थात एसी से निकलती है। ये कैसे नुकसान पहुंचाती है? तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कैसे नुकसान पहुंचाती है उसको बताने के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहर निकला। जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहर निकलता है तो जब सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ी तो सूर्य की प्रकाश से ये टूट जाता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है ब्रेक डाउन, ये किस में टूट गई? सूर्य की प्रकाश में ये टूट गई। अब जब सूर्य की प्रकाश में ये टूट जाती है, जब सूर्य के प्रकाश के कारण ये टूट जाती है तो एक रिएक्शन करती है। चलो रिएक्शन को हम यहाँ पर देखते हैं कैसे रिएक्शन करी। देखो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब क्या होता है कि उसमें 2 क्लोरीन होता है और 2 फ्लोरीन होता है और एक कार्बन होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सूर्य के प्रकाश में किस में टूटता है? क्लोरीन में। ये जो क्लोरीन जो टूटा है वो क्लोरीन टूटा हुआ क्लोरीन O3 से, O3 क्या है? O3 ओजोन का फॉर्मूला है। O3 से क्रिया करता है और O3 से क्रिया करके क्या बनाया? क्लोरो ऑक्साइड बनाया और उसके साथ में ऑक्सीजन के अणु 2 मॉलिक्यूल को वो क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, अर्थात O2 को वो रिलीज कर देता है। क्योंकि O2 तो पराबैंगनी किरण को अवशोषित नहीं कर सकता है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती है, तो ये पराबैंगनी किरणों को नहीं रोक सकता और ओजोन में छेद हो जाता है। ठीक क्यों छेद हुआ? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के टूटने से क्या बनता है? क्लोरीन बनता है। ये जो क्लोरीन है वो क्या करता है? ओजोन को तोड़ता है और तोड़ने के बाद में O2 और ClO में वो कन्वर्ट कर देता है। ये जो CFC है जिसका हमने अभी अभी चर्चा किया, वो CFC वास्तव में है क्या? तो CFC ये बात है लगभग 1928 के दौरान की, जिसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उसका नाम था, यहाँ पर लिखा गया है, उसका नाम है थॉमसन मिडगली जूनियर। थॉमसन मिडगली जूनियर, इनके द्वारा रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए, रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग गैस होती है, कूलिंग गैस बनाने के लिए CFC का आविष्कार किया गया। क्या उससे ही रेफ्रिजरेटर नहीं था? उससे भी पहले 1928 से भी पहले रेफ्रिजरेटर हुआ करता था, लेकिन उसमें जो गैसें उपयोग किया जाता था वो गैसें थोड़ा जहरीली हुआ करती थी। तो उस जहरीले प्रभाव को ख़त्म करने के लिए CFC का आविष्कार किया गया, जो उनके तुलना में कम खतरनाक मनुष्यों के लिए था। तो 1928 में इस CFC का आविष्कार किया गया। उस समय ये नहीं पता था कि ये ओजोन को ख़त्म कर सकता है। तो 1928 में जब इसका आविष्कार किया गया तो इसको बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर क्या किया गया? उपयोग किया गया। जब व्यापक पैमाने पर उपयोग किया तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ? स्प्रे, पेंट, हेयर कंडीशनर और अन्य दवाइयों में इसका उपयोग होने लगा। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो CFC है उसकी जो उत्पादन है और उसके जो प्रयोग है लगातार बढ़ रहा है। कब? 1928 से। तो जब 1928 से इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो यही तो जिम्मेदार बना 1979 में ओजोन परत क्षरण का, जो आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखो ये जो डायग्राम है 1979 में बना और 1987 में हमारा जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका था। 1928 में CFC का नुकसान होता है, CFC का व्यापक रूप में प्रयोग चालू हो जाता है और 1979 के आते आते ये ओजोन परत को ख़त्म करना चालू कर दिए रहता है। CFC के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखें तो ये जो CFC का एक मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल 65 से 110 साल तक जीवित रह सकता है। इसका मतलब ये है कि आज यदि हम CFC को उत्पन्न करें, CFC को वातावरण में छोड़ दें तो वो 65 से 110 साल तक वातावरण में रह सकता है। यदि इस CFC को वातावरण में छोड़ दिया जाए और उसमें का जो क्लोरीन है, चूंकि एक CFC में 2 क्लोरीन होता है, तो उसमें का एक क्लोरीन ओजोन के लगभग 1 लाख अणु को नुकसान पहुंचा सकता है, 1 लाख अणु को नष्ट कर सकता है। तो इसी कारण से ये जो सैटेलाइट इमेज है, ये सैटेलाइट इमेज हमें दिखाई दिया, ये लगभग 1979 के आसपास आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1979 के आसपास इसका जो छिद्र था उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये कब? 1987 के आते आते इसका जो छिद्र है इतना बड़ा हो गया। 2006 में और भी बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर 2011 में कुछ थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक फिर सवाल उठती है, तो प्रॉब्लम क्या है? ओजोन परत छिद्र हो भी गया तो प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई नुकसान पहुंच रहा है क्या? हमें कुछ हुआ क्या? हम तो अभी भी ठीक ठाक हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये है कि ओजोन परत के यदि
नुकसान पहुंचा, ओजोन परत को कुछ हुआ और सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरण हम तक पहुंची, तो स्किन कैंसर हो सकती है। यदि वो पराबैंगनी किरण आपकी स्किन पर पड़ेगी तो वो स्किन कैंसर को उत्पन्न करेगा और कुछ इस प्रकार से उस समय बीमारियां होना चालू हो जाएगी। आज भी जहां पर पराबैंगनी किरणें आती है वहां पर ये सब चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद में ये सीधी सीधी हमारे आंखों को प्रभाव करेगा। आंखों पर प्रभाव इतना पड़ेगा कि आंख का जो रेटिना है वो पूरा लाल हो जाएगा, आंख पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा और यहाँ तक कि वो पूरे ब्लाइंडनेस अर्थात वो आंखों को अंधा बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। कौन? हमारे जो ओजोन परत क्षय होने के कारण जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण है वो पराबैंगनी किरण आंखों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, ये जो पराबैंगनी किरण है, यूवी रे है, अल्ट्रावायलेट किरण है, ये अल्ट्रावायलेट किरण इस जो हमारे पास डीएनए होता है उस डीएनए को भी वो चेंज कर सकता है, डैमेज कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डीएनए है इस डीएनए को वो पूरा डैमेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर चुका है। अर्थात जैसे ही यूवी रे पड़ा तो यूवी रे पड़ने से ये डीएनए की कुछ कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर टूटना चालू हो सकता है और टूट भी सकता है। तो इस प्रकार ये जो यूवी रे है सिर्फ स्किन इन्फेक्शन या फिर आंखों को नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा बल्कि ये मनुष्य के जीन को भी अर्थात डीएनए को भी ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अर्थात आज के दिन में जो मनुष्य दिख रहे हैं उसकी जो शेप है वो आने वाले दिनों में यदि यूवी रे के संपर्क में आते हैं तो चेंज हो सकता है। उसके बाद में ये और भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जब यूवी रे आएगा तो सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पेड़ पौधे भी कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और कुछ पूरे जले जले टाइप का हो जाएंगे और इससे वातावरण का जो संतुलन है वो काफ़ी बिगड़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ यूवी रे ही नहीं, यूवी रे के साथ साथ एक्सरे, गामा रे और भी बहुत सारे किरणों को ये रोक के रखा रहता है। जब ये सब किरण ओजोन परत के क्षय होने के कारण पृथ्वी में आएगी तो पृथ्वी में कुछ इस प्रकार से नज़ारे देखने को मिल सकता है। तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात है। इससे मनुष्य को ही नहीं पूरी पृथ्वी को बहुत नुकसान होगा, यहाँ तक कि जीवन की जो संभावना पृथ्वी पर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी। तो इसके लिए कोई उपाय किया गया क्या? इसके लिए कोई उपाय किया गया था। उपाय ये किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है याद रखिए, ये जीके में आपका आ सकता है। 1987 में 27 देशों का एक क्या गया था, ग्लोबल रूप से मीटिंग किया गया था। किस लिए किया गया था? तो पर्यावरण के संबंधित चर्चा करने के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। कितने देशों ने भाग लिया था? 27 देशों ने भाग लिया था। मेन उद्देश्य क्या था? ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए था और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बात हुई थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बात हुई थी जो यहाँ पर आप देख सकते हो CFC के 11, 12, 113, 114 एंड 115 वाला जो मॉडल है इसको ये क्या करने के लिए, बैन करने के लिए बात इसमें हुई थी। और साथ ही साथ 2000 तक, सन 2000 तक क्या करने के लिए, 1986 में जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न हो रहा था उसको रिड्यूस करके सन 2000 के पहुंचते पहुंचते उसको 50% रिड्यूस करने की बात उसमें कही गई थी। अर्थात 1986-87 में मीटिंग होती है और मीटिंग होने पर उसमें चर्चा होती है। चर्चा किस बारे में हुई कि ओजोन परत क्षय को कैसे रोका जाए, और दूसरी चर्चा की किस बात पे हुई कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कुछ चीज़ों को प्रतिबंध लगाया जाए, और तीसरी बात कौन सी चीज़ों पर हुई कि 2020 आते आते हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को लगभग 50% कम कर देंगे। इस बारे में बात हुई थी। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड फ्यूचर में कुछ साइंस बना, अर्थात तो उनको पालन करने के लिए कुछ स्टेप उठाए गए और कुछ ऐसे आविष्कार किए गए, और उस आविष्कार के कारण यहाँ पर 1995 में कुछ वैज्ञानिकों को क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। अर्थात CFC को कम करने के लिए कुछ नए साइंस का क्या किया गया, उत्पादन किया गया, नए साइंस, नए टेक्नोलॉजी का उत्पादन किया गया, बनाया गया। इस टेक्नोलॉजी के कारण ही कुछ साइंटिस्ट को यहाँ पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, उपाय क्या है, आगे की राह क्या है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लोगों को क्या करें, जागरूक बनाएं। जो हमारा प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और भी बहुत सारे कुछ नियम बनते रहता है, उस नियम पर हम क्या करें, स्ट्रिक्ट से फॉलो करें। CFC का जो प्रयोग है, जो हमारे घर में फ्रिज में होता है, जो पेंट बनाने में होता है, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके हम क्या करें, रोक लगाने का प्रयास करें। बहुत मात्रा में पेड़ लगाएं और साथ ही साथ पर्यावरण को प्राथमिकता दें, ना कि हम पैसा कमा करके उसको पर्यावरण को नुकसान करने पर
बल दें। तो कुछ इस प्रकार के आगे की राह हम फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि जितने ज़्यादा हम सब अवेयर होंगे, जितने ज़्यादा हम सब काम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम पर्यावरण पर काम कर सकते हैं। पर्यावरण को बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या फिर बड़े बड़े एजेंसीज की नहीं होती। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, तो हम सबको एक साथ मिलकर उस पर काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। ऐसी जानकारी के लिए आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हम बीच बीच में ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।